चलिए आज देखते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट क्या होता है। पहले बेसिक एनाटॉमी देख लेते हैं किडनी की। किडनी क्या होती है? एक बीन शेप का ऑर्गन होती है, जो हम बीन शेप होता है, और वो उसकी लोकेशन होती है रेट्रोपेरिटोनियल। जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी होती है उसमें पेरिटोनियल लेयर रहती है, फैट की लेयर रहती है, उसके पीछे वाली लोकेशन को रेट्रोपेरिटोनियल बोलते हैं। वो होती है वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है इसके साइड में। देखिए इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। ये जो है ये रिब्स है हमारी। जो 11th और 12th रिप होती है, लास्ट वाली रिप्स, वहाँ पे रीनल एंगल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हमारी किडनी है, ये एक लेफ़्ट साइड की किडनी है, ये राइट साइड की किडनी है, और ये लेफ़्ट साइड की किडनी है। हमारी राइट साइड की किडनी थोड़ी सी नीचे होती है, इन्फीरियर लोकेशन में होती है, क्योंकि इसके ऊपर लीवर होता है पोजीशन में। ठीक है, किडनी से यूरेटर निकलता है, यहाँ से यूरेटर ब्लैडर को जॉइन होता है, ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है, और ब्लैडर से यूरेथ्रा निकलता है, जहाँ से यूरिन बाहर निकलता है बॉडी से। ठीक है, तो ये टिपिकल जो रीनल स्टोन होता है या फिर रीनल पेन होता है, टिपिकल इसी लोकेशन पे होता है, 11th और 12th रिप पीछे की साइड में, हमारी रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम के साइड में। और कभी कभी जो स्टोन का पेन होता है वो डिसेंड डाउनवर्ड होता है, यानी इसी लोकेशन में होता है अप टू द ब्लैडर तक उसका पेन फील होता है। ठीक है, अब ये देखते हैं नेफ्रॉन का बेसिक स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन क्या होता है? हमारी किडनी में 24 आवर्स फिल्ट्रेशन चलते रहता है। फिल्ट्रेशन क्यों इम्पोर्टेंस है हमारी किडनी में? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग जो भी डाइट लेते हैं, हम लोग जो खाना खाते हैं, उसमें बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जैसे कि अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, क्रिएटिन हो गया। हमारी जो मसल्स है उसमें से कंटिन्यूसली क्रिएटिन फॉर्म होना शुरू हो जाता है, या फिर जो भी हमारे ब्लड के टॉक्सिन्स है उसको निकालने के लिए हमारी किडनी को फ़िल्ट्रेशन करना पड़ता है। तो हमारी किडनी 24/7 फ़िल्ट्रेशन के काम में लगी रहती है, और वो फ़िल्ट्रेशन होता है इस चीज़ से जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन। हमारी एक किडनी में 1 मिलियन, अराउंड 10 lakhs नेफ्रॉन होते हैं, और हर किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। तो नेफ्रॉन का बेसिक काम क्या है किडनी का हमारा? कि फ़िल्ट्रेशन करना। फ़िल्ट्रेशन किसके थ्रू करना? इस नेफ्रॉन के थ्रू। ठीक है, तो नेफ्रॉन के कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? सबसे पहला स्ट्रक्चर ये जो है, ये ग्लोमुलस है। इसका ग्लोमुलस है, यहाँ पे जो है, जो इसके पास में है उसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, और ये जो दूर है उसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ये जो लूप जैसा स्ट्रक्चर है इसको लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, और ये जो लास्ट वाला कलेक्ट करता है उसको कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो ग्लोमुलस रहता है उसका फ़िल्ट्रेशन रेट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं GFR, यानी ग्लोमुलस फ़िल्ट्रेशन रेट। ये होता है 125 ml पर मिनट, 1.73 मीटर स्क्वायर। जो ये 1.73 है बॉडी सरफेस एरिया होता है, जो कंसिडर 60 kg वेट के हिसाब से नॉर्मल कंसिडर करते हैं। तो 1 मिनट में ये 125 ml फ्लूइड को फ़िल्टर करता है। अगर हम लोग 24 आवर का कैलकुलेशन करें तो ऑलमोस्ट 180 लीटर जो होता है हमारा ब्लड फ़िल्टर होता है 24 आवर्स में, जिसमें 1.5 लीटर जो होता है यूरिन फॉर्म होता है, और रिमेनिंग 178.5 लीटर जो होता है वो फिर से हमारे सर्कुलेशन में चला जाता है। तो इतना प्रेशर होता है हमारी किडनी पे 24 आवर्स में। ऑलमोस्ट 180 लीटर्स जो फ्लूइड होता है, जो हमारा ब्लड होता है, उसको फ़िल्टर करते हैं हमारी किडनी इस नेफ्रॉन के थ्रू। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट होता है फ़िल्ट्रेशन। और इन सब चीज़ों से इन सब स्ट्रक्चर्स के अलग अलग इम्पॉर्टेंस होते हैं। जैसा कि जो हमारा ग्लोमर्स है उसमें छोटे छोटे से होल होते हैं, जिसको बोलते हैं फ़िल्ट्रेशन स्लिट्स बोलते हैं। फ़िल्टर इतने छोटे होते हैं कि इसमें से प्रोटीन हमारा लॉस नहीं हो पाता है, क्योंकि जो हमारा लार्जर प्रोटीन है जैसे एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, ये इस होल से पास नहीं हो पाता है। इसलिए जो हमारा माइनर प्रोटीन्स है हमारी बॉडी के, इसके अलावा जो प्रोटीन्स है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, वो पास होते हैं यहाँ से, और ये सब जाता है यहाँ पे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का फंक्शन होता है रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि जो भी फिल्ट्रेशन में इम्पॉर्टेंट चीज़ें नीचे तक आ गई है, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, फिर उसके बाद है प्रोटीन्स है, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स है जैसे सोडियम हो गया, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में रीएब्जॉर्ब होते हैं, यानी कि ये एब्जॉर्प्शन ये वापस से एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे ब्लड में।
और ये जो लास्ट में होते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट, इसका काम होता है हमारी बॉडी में वाटर रेगुलेशन करना। हमारी जो हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन के स्टेट के हिसाब से हमारी बॉडी में वाटर का, पानी का रेगुलेशन करते हैं। जैसे कि अगर काफ़ी टेम्परेचर काफ़ी गर्म है, ज़्यादा पसीना आ रहा है, फ्लूइड लॉस हो रहा है, हमारा वाटर लॉस हो रहा है, तो ये हमारी यूरिन को कॉन्सनट्रेटेड कर देते हैं। हमारी यूरिन को कॉन्सनट्रेटेड करके यूरिन का कलर जो हो जाता है येलो हो जाता है, यानी ये हमारी यूरिन से पानी निकाल लेते हैं, वापस रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अपोजिट वैसे ही होता है कि जब हम लोग हमारा हाइड्रेशन नॉर्मल होता है तो ये हमारी यूरिन को डाइल्यूट करते हैं। ठीक है, डाइल्यूट करने के बाद यूरिन हमारी कलरलेस हो जाती है। ठीक है, तो ये डीसीटी और इसका फंक्शन है, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट्स का फंक्शन है हमारे ऑस्मोलैरिटी, यूरिन ऑस्मोलैरिटी और वाटर रेगुलेशन करना। ठीक है, तो ग्लोमरस का जो फंक्शन है वो है फिल्ट्रेशन, उसमें फिल्ट्रेशन स्लिट्स रहेंगे, पीसीटी वगैरह का, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, प्रोटीन्स को रीअब्जॉर्ब करना, और डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट का फंक्शन होता है हमारा वाटर रेगुलेशन करना। ठीक है, ये एक कट सेक्शन दिखाया हुआ है किडनी का, इसका हाफ सेक्शन है। ये जो ऊपर का पार्ट दिख रहा है ये कॉर्टेक्स है, और ये जो अंदर का पार्ट है ये मेडुला है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये मेडुलरी पिरामिड्स है, इसके अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, कॉर्टेक्स टू मेडुला। ये जो स्ट्रक्चर है ये रीनल पेल्विस है, और यहाँ से ऐसा नीचे यूरेटर जाता है जो डायरेक्टली ब्लैडर को अटैच होता है। ठीक है, तो हम लोग बेसिक थोड़ा शॉर्ट में रीनल फंक्शन हमारे किडनी, मैंने आप पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रीनल फंक्शन, हमारे किडनी के फंक्शन क्या होते हैं? हमारा जो फ्लूइड होता है उसको मेंटेन करना और वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना। दूसरा होता है कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, जैसे यूरिया हो गया, क्रिएटिन हो गया, यूरिक एसिड्स हो गया, इसको बॉडी से बाहर निकालना, जो हमारी डाइट में या फिर कॉन्स्टेंटली हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते रहते हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है किडनी का कि हमारी किडनी जो होती है ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट करती है, क्योंकि हमारी किडनी में जैसे ही हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, रेनिन एंजियोटेंसिन रिलीज़ होता है हमारी किडनी से, और वो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेवल। फंक्शन है कि सिंथेसिस ऑफ इरेथ्रोपोइटिन, ये भी एक हार्मोन्स है जो हमारे ब्लड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो क्रॉनिक रीनल फेलियर में एनीमिया का एक कॉज, सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज ये भी होता है कि इरेथ्रोपोइटिन लेवल डिक्रीज़ हो जाता है, इसलिए हमारा नया ब्लड फॉर्म होना कम हो जाता है। और एक लास्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि विटामिन D3, जो विटामिन डी होता है उसका प्रोडक्शन करना। तो ये बेसिक रीनल फंक्शन है। इन सब चीज़ों को मेजर करने के लिए फिजिशियन रीनल फंक्शन टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, रीनल फंक्शन टेस्ट में क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोगों को देखनी चाहिए? पहला, यूरिन एग्जामिनेशन जो होता है रूटीन माइक्रोस्कोपी या फिर रूटीन माइक्रोस्कोपी प्लस ग्लूकोज प्रोटीन वगैरह स्टिमेशन। दूसरा होता है ब्लड एग्जामिनेशन। ब्लड एग्जामिनेशन में सीरम क्रिएट होता है, सीरम क्रिएटिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरम क्रिएटिन एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। दूसरा एक फंक्शन होता है ग्लूमर्स का, जो फंक्शन होता है जो हमारे नेफ्रॉन का फंक्शन होता है वो, और नेफ्रॉन के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं पीसीटी और डीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड और डिस्टल कन्वोलेटेड, इन दोनों के लिए हम लोगों को टेस्ट करना पड़ता है। तो ये बेसिक रीनल फंक्शन इन चार चीज़ों पे है, यूरिन एनालिसिस, ब्लड में सीरम क्रिएटिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ग्लूमर्स फंक्शन टेस्ट और ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, रीनल फंक्शन टेस्ट कब करवाना चाहिए? ओल्ड एज में। देखिए, ओल्ड एज में रीनल फंक्शन, हमारा जो किडनी का फंक्शन होता है वैसे भी कम हो जाता है। दूसरा है कि फैमिली हिस्ट्री जो होती है, अगर क्रॉनिक किडनी डिसीज़ की फैमिली हिस्ट्री है फादर को, ग्रैंडफादर को, तो हमको रीनल फंक्शन टेस्ट अर्ली एज में करवाना चाहिए। फिर उसके बाद है कि डायबिटीज़, मोस्ट कॉमन इंडिया में जो किडनी ख़राब होने का कारण होता है डायबिटीज़ होता है, और सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, जिसको नॉर्मल मेडिकल टर्म में हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है, कुछ ऑटो इम्यून डिसीजेस है जिसमें भी रीनल फंक्शन टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सिस्टेमिक डिसीजेज जैसे टीबी हो गया, HIV हो गया, इन सब कंडीशंस में रीनल फंक्शन टेस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि HIV, TB ये मोस्ट कॉमन कॉज है रीनल फेलियर के। फिर अगर बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है, सीवियर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है जो कंट्रोल नहीं हो रहा है, यूरिन कल्चर में बैक्टीरिया परसिस्टेंट है, तो इसका रीनल फंक्शन टेस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होता है नेफ्रोलिथेसिस, मतलब स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है या फिर पेशेंट कुछ ड्रग पे है, ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर ड्रग टॉक्सिसिटी है। बहुत सारे
बहुत सारे लोगों को पेन किलर खाने की आदत होती है, पेन किलर से भी किडनी डैमेज होती है। तो इन सब कंडीशंस में रीनल फंक्शन टेस्ट फिजिशियन प्रिस्क्राइब करते हैं। चलिए इसके बाद फर्स्ट देखते हैं यूरिन का एग्जामिनेशन। बेसिक एग्जामिनेशन है कि पहला तो है कि यूरिन एग्जामिनेशन कलेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देते हैं वो मिड स्ट्रीम यूरिन होती है। जो पहला पोर्शन होता है यूरिन का वो डिस्कार्ड कर देते हैं, और जो उसके बीच का पोर्शन होता है उसको मिड स्ट्रीम बोलते हैं। मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्ट करने के लिए बोलते हैं। फिर उसके बाद होता है ब्लैडर कैथेटराइजेशन। जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट है या छोटे बच्चे हैं उनको कैथेटराइज करके भी सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली ब्लैडर पे से यानी प्यूबिक बोन के ऊपर से सुप्रा प्यूबिक ब्लैडर एस्पिरेशन नीडल डाल के यूरिन कलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली ब्लैडर से। स्पेशली अगर छोटा बच्चा रहा तो उनमें रिकरेंट यूटीआई हो रहा है तो हम सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन कर सकते हैं। ठीक है, 24 आवर यूरिन कलेक्ट करना है। अर्ली मॉर्निंग में पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना है कि पहले जो फर्स्ट यूरिन होता है उसको डिस्कार्ड कर देना, उसके बाद 24 आवर का नेक्स्ट मॉर्निंग तक का जो भी यूरिन होता है वो एक कंटेनर में कलेक्ट करना है, और उसके हिसाब से हम लोग उसका वॉल्यूम, ऑर्डर, पीएच, ग्रेविटी ये सब मेजर करते हैं। तो वॉल्यूम का क्या इंपॉर्टेंस है, अगर 2 लीटर के ऊपर अगर 24 आवर्स में, मैंने बताया कि 1.5 लीटर तक नॉर्मल यूरिन फॉर्म होता है, 0.5 to 1.5। अगर 2 लीटर के ऊपर हो रहा है तो हम लोग उसको पॉलीयूरिया बोलते हैं। पॉलीयूरिया के बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, डायबिटीज़ हो सकती है, रीनल फेलियर हो सकता है, या डाययूरेटिक्स हो सकता है। जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है उनको एक ड्रग होता है डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक जो होता है हमारी बॉडी में जो एक्सेस फ्लूइड होता है उसको बाहर निकाल देता है। तो ये सब चीज़ों से पॉलीयूरिया हो सकता है। नेक्स्ट टर्म है ओलिगोयूरिया। ओलिगो का मीनिंग होता है कम, और ओलिगोयूरिया यानी कम यूरिन। अगर 400 जो क्रिटिकल वैल्यू है 400 से नीचे होता है तो ओलिगोयूरिया हो सकता है। इन कंडीशन में क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन और सीसीएफ, यानी ये प्री रीनल कॉजेस है। प्री रीनल कॉजेस यानी कि यूरिन में उतना ब्लड जा ही नहीं रहा है ताकि 1.5 लीटर यूरिन बन सके। तो ऐसी कंडीशन कौन सी होती है, जब हमारा हार्ट फेलियर हो चुका है, या फिर पेशेंट को डिहाइड्रेशन है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में वो रह रहा है डिहाइड्रेशन, या फिर किडनी में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, माइनर जो स्वेलिंग होती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो ग्लोमरस है और जो किडनी के नेफ्रॉन्स है उन दोनों में स्वेलिंग होती है, उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। उन कंडीशन में सबसे क्रिटिकल कंडीशन होती है एनयूरिया। एनयूरिया यानी यूरिन फॉर्म ही नहीं होता है, या फिर 100 ml के नीचे फॉर्म होता है। तो इन कंडीशन में देखिए यूरिन फॉर्म होने का सबसे मेन लोकेशन होता है ट्यूब्यूल्स जो होते हैं। अगर वहाँ पे पीसीटी और डीसीटी, अगर वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाए या किसी रीज़न से ट्यूब्यूल्स डैमेज हो जाए, जैसे पॉइजन है या फिर कोई ड्रग इंजरी हो जाए या कोई ऑटो इम्यून डिसीज़ हो जाए जिसमें ट्यूब्यूल्स डैमेज हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में यूरिन बिल्कुल फॉर्म नहीं होता है। या फिर सेकंड पॉसिबिलिटी है कि कंप्लीट यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, कोई स्टोन या ट्यूमर जिसके कारण यूरिन नीचे ही नहीं, किडनी में तो नॉर्मल फॉर्म हो रहा है लेकिन नीचे नहीं जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन को एनयूरिया बोलते हैं, जिसमें यूरिन का 24 आवर में 100 ml यूरिन भी फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कलर। नॉर्मल कलर होता है पेल येलो कलर का, और कलर से भी बहुत सारी डिसीज़ेस का पता किया जा सकता है, जैसे कि कलरलेस, अगर बहुत ज़्यादा डायबिटीज़, इंसिपिडीज़ या मलाइटिस से बार बार यूरिन आ रहा है तो वो कलरलेस यूरिन फॉर्म होगा। रेड कलर में हीमोग्लोबिन यूरिया, या फिर मिथ हीमोग्लोबिन यूरिया, फिर या मायोग्लोबिन यूरिया, ये सब जो हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन हो रहा है या आरबीसी ब्रेकडाउन हो रहे हैं तो रेड कलर का होता है। मिल्की वाइट कलर का लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन में होता है या फिर एक्सेस लिम्फेटिक्स प्रोडक्शन में होता है। ब्लैक कलर का एल्केप्टोन्यूरिया है। बहुत सारे कलर है, ये सब नेट पे मिल जाएगा। अपीयरेंस कैसा होता है, क्लियर होता है, देखने पे यूरिन क्लियर दिखता है, लेकिन टर्बिड यानी थोड़ा सा गंदा जो होता है, डर्टी बैकग्राउंड जो होता है वो इन्फेक्शन में होता है, टर्बिड या फिर पस सेल में होता है। फिर ऑर्डर उसके स्मेल जो होता है अमोनिकल स्मेल होता है। फिर स्मेल से भी बहुत सारी डिसीज़ पता चल सकती है। मेल्स आती है वो कीटोएसिडोसिस में आती है, फिर फॉल स्मेल यूटीआई में आती है, स्मेल होती है सिस्टीन्यूरिया में होती है। फिर नेक्स्ट है पीएच जो होता है, पीएच 4.6 से 8 होता है। अगर यूरिन एसिडिक हो जाए तो कीटोसिस को इंडिकेट करता है, और यूरिन का पीएच बढ़ जाए तो इन्फेक्शन, स्पेशली जो ट्रिपल फॉस्फेट होता है, स्टोन जो होते हैं, उसमें हमारा पीएच यूरिन का बढ़ जाता है। या फिर क्रॉनिक रीनल फेलियर जिसमें पीएच मेंटेन करने की कैपेसिटी लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है, इसका एक कंटेनर में यूरिन भरते हैं, और ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको डिप करते हैं, वो उसमें की रीडिंग जस्ट 5 मिनट बाद उसकी रीडिंग मैच करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी बॉडी के
हाइड्रेशन के स्टेट पे होती है। अगर हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है, और अगर ओवर हाइड्रेशन हो जाए, हम लोग ज़्यादा अगर पानी पीने लगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाती है। देखिए सिंपल कंसेप्ट है, जितना यूरिन में वाटर जाएगा उतना स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगा। तो हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट है, इसलिए हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी फिक्स नहीं होती, एक रेंज होती है 1.003 से 1.030। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से भी बहुत सारी डिसीज़ेज़ है जिसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी अल्टर होती है। तो देखिए जो भी कंडीशन है जिसमें कि डिहाइड्रेशन या फिर हमारी यूरिन में सिर्फ सॉल्यूट जा रहे हैं, वाटर का कम है, जैसे कि डायबिटीज़ है, डिहाइड्रेशन है, फीवर है, इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कम कौन सी कंडीशन में होंगी? डायबिटीज़ इंसिपिडस में होंगी, या फिर एक्सेसिव या कंपल्सिव वाटर ड्रिंकिंग, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं, या फिर एक कंडीशन आती है जिसको नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस बोलते हैं। ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स जो हमारी पिट्यूटरी से निकलता है उसकी डिफिशिएंसी से होती है, इसलिए हमारी यूरिन से कंटिन्यूसली वाटर निकलते जाता है, इसलिए इन दो कंडीशन में हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होना शुरू हो जाती है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्रॉनिक रीनल फेलियर, जिसमें जो हमारे ट्यूब्यूल्स है, जो डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट्स जो होती है, उसमें यूरिन को वाटर का रेगुलेशन करने की कैपेसिटी लॉस्ट हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी यूरिन जो है वो फिक्स स्पेसिफिक ग्रेविटी शो करती है, वो होती है 1.010। ठीक है, ऐसी कंडीशन इंडिकेट करती है, अगर पेशेंट का बार बार स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 आ रहा है उसका सिम्टम्स है, तो ये डेफिनेटली इंडिकेट करता है पेशेंट क्रॉनिक रीनल फेलियर में है। ठीक है, नेक्स्ट होता है केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। केमिकल में हम लोग प्रोटीन, ग्लूकोज और कभी कभी ब्लड भी मेजर करते हैं। ठीक है, प्रोटीन के बहुत 2 या 3 कॉजेज़ है, 3 या 4 कॉजेज़ है। पहला है कि जो ग्लोमरस होता है वहाँ से प्रोटीन लॉस्ट होगा। दूसरा है पीसीटी और डीसीटी से यूरिन प्रोटीन लॉस्ट होगा, जिसको ट्यूबुलर प्रोटीन यूरिया बोलते हैं। तीसरा है ओवरफ्लो यानी हमारी बॉडी में एक्सेसिव प्रोटीन बन रहा है, इसलिए एक्सेसिव प्रोटीन यूरिन से जा रहा है। चौथा है हीमोडायनेमिक प्रोटीन यूरिया, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो गया उसके कारण हीमोडायनेमिक होता है। और फाइनल है पोस्ट रीनल प्रोटीन यूरिया, जब किडनी के बाहर यूरेटर या ब्लैडर में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन या फिर ट्रॉमा होता है तो उसको बोलते हैं पोस्ट रीनल। देखिए ग्लोमुरुलर जो प्रोटीन यूरिया होता है उसमें, अगर देखिए मैंने बताया था कि जो हमारा ग्लोमरस होता है उसमें फिल्ट्रेशन स्लीट्स होते हैं, जिसमें प्रोटीन जो होता है एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन पास नहीं हो पाता है। लेकिन अगर किसी कारण से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसको इंजरी हो जाए, ऑटोइम्यून कंडीशन से, या फिर डायरेक्ट उसकी टॉक्सिसिटी है कोई ड्रग की, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये फिल्ट्रेशन स्लिट्स जो होते हैं ये इनका साइज़ बढ़ जाता है, और जो नॉर्मल प्रोटीन है एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन वो यूरिन में आना शुरू हो जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन लॉस्ट होता है, इसको बोलते हैं नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीन यूरिया। ये जो होता है 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर इन 24 आवर्स में जो होता है, इतना प्रोटीन 3.5 ग्राम प्रोटीन लॉस हो जाता है 21 दिन में, सिर्फ 24 आवर्स में। तो ये ग्लोमुलर इंजरी को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है ट्यूबुलर इंजरी। अगर पीसीटी और डीसीटी में इंजरी हो जाए, कौन कौन सी रीजंस है जिसमें इंजरी हो सकती है? एक तो पाइलोनेफ्राइटिस है, वहाँ पे इन्फेक्शन है, कोई भी मेटल पॉइजनिंग है, आर्सेनिक है, मर्क्यूरी है, पॉइजनिंग है, सिस्टोसिनोसिस जो है, फिर उसके बाद रिजेक्शन ट्रांसप्लांटेड वाले पेशेंट में किडनी ट्रांसप्लांटेशन में, या फिर कोई डिसीज़ है जैसे टीबी है, एचआईवी है, एसएलई है। इन कंडीशन में ट्यूब्यूल्स जो होते हैं हमारे, जो पीसीटी होता है जहाँ से हमारा प्रोटीन वापस से रीअब्जॉर्ब होता है, वो कैपेसिटी लॉस्ट हो जाती है। लेकिन ये जो प्रोटीन होता है ये 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर से कम होता है। ओवरफ्लो प्रोटीन यूरिया का रीज़न क्या होता है? ओवरफ्लो प्रोटीन यूरिया, जैसे हमारी बॉडी में एक्सेसिव प्रोटीन बन रहा है, तो जितना प्रोटीन बनेगा उतना प्रोटीन बाहर निकल रहा है। जैसे कौन कौन सी कंडीशन होती है? प्लाज्मा सेल डिस्क्रेसिस, जो मल्टीपल माइलोमा, हमारी बॉडी में जो ट्यूमर होता है जिसमें एक्सेसिव प्लाज्मा सेल्स बनना चालू हो जाते हैं, उसको बोलते हैं प्लाज्मा सेल्स डिस्क्रेसिस, मल्टीपल माइलोमा हो गया। ठीक है, या तो फिर हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है लॉस्ट हो रहा है, जैसे कि मसल ट्रॉमा है, हमारे मसल्स को कोई इंजरी हो गई है, मसल्स में प्रोटीन होता है, और अगर मसल इंजरी हो तो ज़्यादा प्रोटीन लॉस्ट होता है, क्योंकि वही प्रोटीन यूरिन से बाहर निकलता है।
नेक्स्ट है हीमोडायनेमिक प्रोटीन यूरिया। हीमोडायनेमिक प्रोटीन यूरिया में क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं? जो सर्कुलेटरी डिस्टरबेंस होता है, जैसे कि फिजिकल एक्सरसाइज बहुत कर ली, पेशेंट को हाइपरटेंशन है, हाई बीपी है, फीवर है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है, या एक्सट्रीम टेम्परेचर, या तो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ठंड है बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऐसी कंडीशन में हीमोडायनेमिक हमारा ब्लड फ्लो जो होता है नॉर्मल नहीं होता है, इसलिए हमारा प्रोटीन यूरिन में आना शुरू हो जाता है। और फाइनल है पोस्ट रीनल प्रोटीन यूरिया। पोस्ट रीनल प्रोटीन यूरिया में क्या होता है कि जो किडनी के बाद का स्ट्रक्चर रहता है, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है कहीं ना कहीं, या फिर ट्यूमर से, या तो फिर इन्फ्लेमेशन से, या स्टोन से। ठीक है, तो टेस्ट कौन कौन से होते हैं प्रोटीन डिटेक्ट करने के लिए? एक तो बॉइलिंग टेस्ट होता है, और दूसरा होता है डीप स्टिक होता है। एक प्रोटीन डिटेक्ट करने के लिए एक यूरिन स्ट्रिप आती है, जिसको यूरिन में स्ट्रिप एक बार डिप करके हम लोग उसकी वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है, देखिए रिएजेंट स्ट्रिप है, इसका रिपोर्ट ऐसे आता है नेगेटिव। जो रिएजेंट स्ट्रिप के बॉक्स पे ये कलर इंडिकेट रहते हैं। फर्स्ट होता है ट्रेस। ट्रेस का मीनिंग होता है कि हमारी बॉडी में हमारे यूरिन में जो प्रोटीन है 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है। +1 जो होता है 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर को इंडिकेट करता है, +200, +3 300, एंड +4 जो होता है 2000 से ज़्यादा प्रोटीन को, जो सीवियर प्रोटीन यूरिया होता है उसको इंडिकेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज एस्टिमेशन नॉर्मल जो होता है 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मली यूरिन में प्रेजेंट रहता है, और लेस देन 500 मिलीग्राम पर 24 आवर। ठीक है, तो जो बेनेडिक्ट टेस्ट, 2 टेस्ट होते हैं। एक बेनेडिक्ट टेस्ट होता है केमिकली जो लैब में परफॉर्म होता है, या तो फिर रिएजेंट स्ट्रिप जो बहुत ईजी मेथड है रिएजेंट स्ट्रिप से। तो बेनेडिक्ट टेस्ट जो होता है, बेनेडिक्ट रिएजेंट ब्लू कलर का होता है, इसलिए जो नेगेटिव टेस्ट होता है वो ब्लू कलर का होता है, और बाद में जो होता है कलर कोड होता है GBYR जो होता है, यानी ग्रीन होता है +1, ग्रीन होता है ट्रेस होता है, ब्राउन जो होता है +2 होता है, येलो जो होता है +3 होता है, और रेड जो होता है वो +4 होता है। वैसे ही रिएजेंट स्ट्रिप में नेगेटिव जो होता है ग्रीन कलर का, ये सब कलर कोडिंग अलग अलग होती है, डिपेंड अपॉन कि उस पर कौन सा क्रोमोजन ऐड किया हुआ है। +1 जो ट्रेस होता है ये होता है 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, +1 250, +2 500, +300, और +4 जो होता है मोर देन 2000 होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है अपने चैनल पे कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, मैं इस वीडियो में इसकी लिंक दे दूंगा। तो मेन माइक्रोस्कोपिक फीचर में RBC, WBC, एपिथेलियल सेल, कास्ट, क्रिस्टल्स, बैक्टीरिया, ये सब डिस्क्राइब करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए मेन ग्लोमुलर और ट्यूबुलर फंक्शन के लिए। तो ग्लोमुलर फंक्शन के लिए क्या होता है? 4 टेस्ट होते हैं। एक तो पहला होता है क्लियरेंस टेस्ट होता है, कि क्लियरेंस टेस्ट होता है। सेकंड जो होता है कि क्रिएटिन क्लियरेंस जो होता है वो ऑलरेडी जो एक प्रिडिक्टेड इक्वेशन है, एक फार्मूला होता है, उससे क्रिएटिन क्लियरेंस निकालते हैं। तीसरा ब्लड बायोकेमिस्ट्री में सीरम क्रिएटिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, और इन दोनों का रेशियो निकालते हैं। और फाइनली कभी कभी माइक्रो एल्बुमिन भी निकालते हैं। नेक्स्ट होता है कि ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट के लिए क्या करते हैं? ट्यूबुलर फंक्शन के लिए एक तो PCT जो प्रॉक्सिमल होगा उसके लिए करेंगे, और जो डिस्टल होगा उसके लिए करेंगे। प्रॉक्सिमल में मैंने जो बताया था, प्रॉक्सिमल का फंक्शन है ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करना। तो इन कंडीशन में ये अगर प्रॉक्सिमल ट्यूबल्स डैमेज हो जाते हैं तो ये सारी चीज़ें यूरिन में मिलेंगी। अगर ग्लूकोज यूरिन में मिल रहा है तो उसको ग्लाइकोस्यूरिया बोलेंगे, अमीनो एसिड यूरिन में मिल रहे तो अमीनो एसिड यूरिया मिलेंगे, प्रोटीन मिल रहा है तो प्रोटीन यूरिया, और सोडियम जा रहा है तो हम लोग फ्रैक्शन सोडियम एक्सक्रीशन मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो डिस्टल होता है मैंने बताया था, डिस्टल और कलेक्टिंग डक्ट जो होते हैं वो वाटर रेगुलेशन करते हैं, ऑस्मोलरिटी मेंटेन करते हैं, इसलिए इनके फंक्शन चेक करने के लिए हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑस्मोलरिटी, और या तो फिर वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन है। अब पहले ग्लोमुलर फंक्शन का देखते हैं। क्रिएटिन का पहले होता है कि ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट जो मैंने बताया, क्लियरेंस टेस्ट करते हैं ऐसा सब्सटेंस जो हमारे किडनी से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, फिल्टर हो रहा है प्रॉपरली, रीएब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, ना ही हमारी किडनी उसको जनरेट कर रही है, यानी सिक्रीट भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस है उसको हम लोग पेशेंट को देते हैं एक्सोजिनस या एंडोजिनस, और उसका रेट मेजर करते हैं। तो उसका रेट ऑलमोस्ट जो हमारा GFR है 125
ml/मिनट इसके इक्वलेंट ही आना चाहिए। अगर इससे कम आता है तो वो सब्सटेंस हमारी बॉडी से प्रॉपरली फ़िल्टर नहीं हो रहा है, यानी या दूसरा रीज़न हो सकता है हमारी किडनी फंक्शन कम हो चुका है। तो ठीक है, पहला, और उसको हम लोग एक प्रिडिक्टिव फार्मूला था UV/P, उससे ये करते हैं। ह्यूमस फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है? GFR जो होता है नॉर्मल, मैंने आपको बताया कि GFR एज के हिसाब से, वेट के हिसाब से, बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से डिफरेंट GFR हो सकता है। तो GFR नॉर्मली जो होता है 120 to 130 की रेंज में होता है। 1.73 जो है ये बॉडी सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में है, ठीक है। तो GFR एज के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है। जैसे ओल्ड एज में ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस होता है, जो हमारी वेसल्स होती है किडनी की, वो थोड़ी स्क्लेरोसिस, थोड़ी थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, इसके कारण GFR कम हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है GFR का परसेंटेज अगर 16 ml/मिनट से नीचे, यानी GFR आधा हो रहा है, नॉर्मल GFR 120-130 अगर 60 से नीचे हो रहा है तो वो 50% हमारा किडनी लॉस या रीनल फंक्शन को लॉस्ट को इंडिकेट करता है, यानी हमारा किडनी का फंक्शन ऑलरेडी आधा हो चुका है। अगर ये 15 से नीचे जाता है तो एकदम सीवियर किडनी डिसीज, यानी सीवियर रीनल या फिर एक्यूट रीनल फेलियर है। तो ये जो है US नेशनल किडनी फाउंडेशन ने 2002 में GFR के हिसाब से किडनी की स्टेजिंग की है रीनल फेलियर की। जैसे कि स्टेज फर्स्ट जो नॉर्मल स्टेज होती है उसमें GFR नॉर्मल और इंक्रीज़ होता है, स्टेज 2 से 60 to 89 के बीच में, स्टेज थर्ड में 30 to 59, स्टेज 4 में वैसे जो फाइनल स्टेज है वो 15 से नीचे GFR आ जाते हैं। तो एक्यूट रीनल फेलियर जिसमें एकदम से किडनी डैमेज होती है, या CRF जो क्रॉनिक रीनल फेलियर है, इन दोनों कंडीशन में GFR ऑलमोस्ट 15 से नीचे मिलेगा या फिर इन स्टेजिंग के रेंज पे मिलेगा। तो इसके हिसाब से हम लोग क्रॉनिक किडनी डिसीज़ को स्टेजिंग कर सकते हैं कि हमारी किडनी कौन से स्टेज पे डैमेज है, ठीक है। तो क्लियरेंस टेस्ट में दो है, हम लोग जो मोस्टली लैब मेजर करते हैं वो क्रिएटिन क्लियरेंस होता है, यूरिया क्लियरेंस भी मेजर कर सकते हैं। दूसरा जो एक्सोजिनस है, जो बाहर के प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी में जनरेट नहीं हो रहे, जैसे इनुलिन है, जो हमारे क्रोमियम EDTA, रेडियो लेबल क्रोमियम EDTA रहता है, या फिर 125 आयोडो थैलेमेट रहता है, इन सब से क्लियरेंस कर सकते हैं। तो देखते हैं सबका एडवांटेज और डिसएडवांटेज कैसे क्या क्या है, एक एक से बताता हूँ। इनुलिन क्लियरेंस जो होता है, इनुलिन क्या होता है, एक प्लांट जो होता है उसका प्रोडक्ट होता है, पॉलीसेकेराइड है, ये फ़िल्टर होता है हमारी किडनी से 100%, रीएब्जॉर्ब भी नहीं होता, सिक्रीट भी नहीं होता है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड है लेकिन इसको यूज़ नहीं करते लैब वाले, क्योंकि इसका कांस्टेंट इन्फ्यूजन देना पड़ता है, IV से उसको इन्फ्यूज़ करना पड़ता है, पेशेंट की मॉनिटरिंग काफ़ी हेक्टिक हो जाती है, और इसको लेबोरेटरी एनालिसिस भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो इनुलिन क्लियरेंस है तो आइडियल गोल्ड स्टैंडर्ड, लेकिन लैब वाले यूज़ नहीं करते। सेकेंड है क्रिएटिन क्लियरेंस होता है। क्रिएटिन क्लियरेंस में भी क्रिएटिन, देखिए क्रिएटिन हमारी मसल से कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होते रहता है, ये हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है मसल्स कैटाबॉलिज्म का, ठीक है। तो ये क्रिएटिन भी फ़िल्टर होता है, रीएब्जॉर्ब नहीं होता है, लेकिन इसका एक थोड़ा सा छोटा सा प्रॉब्लम है कि ये हमारे ट्यूब्यूल से सिक्रीट होता है, यानी जनरेट होता है। हमारे ट्यूब्यूल्स में भी क्रिएटिन थोड़े अमाउंट में जनरेट होता है, इसलिए जो हम लोग जो वैल्यू क्रिएटिन की करते हैं वो थोड़ी सी फॉल्सली एलिवेटेड होती है। और दूसरी एक प्रॉब्लम है कि इसमें डायूरिनल वेरिएशन आता है, यानी सुबह क्रिएटिन का वैल्यू अलग आता है, शाम को क्रिएटिन का अलग वैल्यू आता है। इसलिए क्रिएटिन क्लियरेंस हमेशा 24 आवर यूरिन में ही करना चाहिए, 24 आवर यूरिन में परफॉर्म करना चाहिए। इससे जो वेरिएशन आ रहा है सुबह मॉर्निंग का और इवनिंग का वो निकल जाता है, ठीक है। सेकेंड स्टेज है क्रिएटिन क्लियरेंस जो होती है, ये ऑलरेडी एक फार्मूला होता है 140 माइनस एज ऑफ द पेशेंट इंटू बॉडी वेट इन kg अपॉन 72 इंटू सीरम क्रिएटिन मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो ये सारी वैल्यू से हम क्रिएटिन क्लियरेंस ऑलरेडी निकाल सकते हैं, जिसको क्रॉफ्ट और गोल्ड फार्मूला बोलते हैं। अगर इन फीमेल पेशेंट है तो उसको 0.85 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट होता है सिस्टेनिन C जो होता है, ये और ज़्यादा आइडियल है, नॉन ग्लाइकोसिलेटेड प्रोटीन है, यानी कि ये ग्लूकोज और हमारी इससे इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये क्रिएटिन से ज़्यादा अच्छा इंडिकेटर है अर्ली रीनल फेलियर में। नेक्स्ट है ब्लड बायोकेमिस्ट्री। ब्लड बायोकेमिस्ट्री हम लोग जो बायोकेम के टेस्ट होते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और सीरम क्रिएटिन, और तीसरा होता है इन दोनों का रेशियो, क्रिएटिन और सीरम
ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का। तो एक एक से देखते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्या होता है। देखिए हमारी बॉडी में जो हम लोग डाइट में प्रोटीन लेते हैं उससे अमोनिया जनरेट होता है, और अमोनिया जो होता है लीवर में जाके कन्वर्ट होता है यूरिया में। कौन से साइकिल से? यूरिया साइकिल से। अमोनिया जो होता है, अमोनिया वो कन्वर्ट होता है यूरिया में, और यूरिया जो होता है वो किडनी से बाहर निकलता है। ठीक है, तो देखिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी बॉडी में अमोनिया का लेवल बढ़ रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि ये यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो ये अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट कब होता है? ये होता है लीवर में। तो अगर अमोनिया का लेवल बढ़ रहा है तो वो लीवर फेलियर को इंडिकेट करता है। और यूरिया कहाँ से बाहर निकलता है? किडनी से बाहर निकलता है। तो अगर यूरिया का लेवल बढ़ रहा है बॉडी में तो वो इंडिकेट करता है किडनी फेलियर को। अमोनिया भी टॉक्सिक है, यूरिया भी टॉक्सिक है, यूरिया थोड़ा लेस टॉक्सिक है और वो किडनी से बाहर निकल जाता है। लेकिन जो होता है यूरिया का जो लेवल होता है हमारी बॉडी में बाकी चीज़ों से भी इफ़ेक्ट होता है। जैसे प्रोटीन डाइट, बहुत ज़्यादा जितना प्रोटीन लेंगे उतना अमीनो एसिड प्रोडक्शन होगा, उतना अमोनिया प्रोडक्शन होगा, उतना अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होगा। जीआईटी ब्लीड में भी सेम कंडीशन है, लीवर बाकी। इसलिए ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि ये बाकी चीज़ों से भी इफ़ेक्ट, इसका लेवल बाकी चीज़ों पे भी डिपेंड होता है। हम लोग क्या खा रहे हैं, हमारा हेल्थ का स्टेटस कैसा है, इससे भी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन अफेक्ट होता है। अब दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एजोटेमिया और यूरेमिया। एजोटेमिया यानी जब हमारे ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाता है तो उसको एजोटेमिया बोलते हैं। और यूरेमिया जब पेशेंट को बढ़े हुए ब्लड यूरिया लेवल से सिम्टम्स आना चालू हो जाते हैं। यूरेमिक एनकेफेलोपैथी होती है, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं हमारे ब्रेन में। धीरे धीरे पेशेंट कोमा में भी कन्वर्ट हो सकता है क्योंकि यूरिया न्यूरोटॉक्सिक होता है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन है यूरेमिया और एजोटेमिया। यूरेमिया यानी सिर्फ, एजोटेमिया यानी इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिया, और यूरेमिया यानी सिम्टम्स ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिया। ठीक है, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मेजर कैसे करते हैं? लैब्स में बर्थोलेट टेस्ट होता है, डाइसेल मोनोक्सिम यूरिया टेस्ट होता है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेट टेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इनका रेशो इंपॉर्टेंट है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और सीरम क्रिएटिन का रेशो। तो देखिए दो कंडीशन हो सकती है, या तो फिर सिर्फ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ रहा है लेकिन क्रिएटिन नॉर्मल है। तो ये कंडीशन कैसे हो सकती है? देखिए क्रिएटिन नॉर्मल है यानी किडनी नॉर्मल फंक्शन कर रही है, लेकिन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ रहा है, तो ये दिखाता है कि पेशेंट को प्री रीनल एजोटीमिया हो सकता है। यानी कि या तो जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ रहा है उसका कॉज रीनल से पहला हो सकता है, या फिर पेशेंट हाई प्रोटीन डाइट पे हो सकता है, या उसकी बॉडी में प्रोटीन जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो काफ़ी स्पीड से हो रहा है, या तो फिर उसकी जो जीआईटी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, वहाँ पे कहीं ब्लीड हो रहा है जिसके कारण यूरिया फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो क्रिएटिन और यूरिया दोनों एक साथ बढ़ना चाहिए तो ही इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट कंडीशन में होता है बहुत बढ़ रहे, दोनों बढ़ रहे, क्रिएटिन और ब्लड यूरिया, लेकिन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा लेवल में बढ़ रहा है क्रिएटिन की कंपेयर में। अब ये क्या इंडिकेट करता है? पोस्ट रीनल ऑब्स्ट्रक्शन को, पोस्ट रीनल एजोटीमिया, यानी कि जो यूरिया का लेवल है वो किडनी नॉर्मल है लेकिन किडनी से बाहर जो है यूरेटर है, ब्लैडर है, वहाँ पे कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है। ऑब्स्ट्रक्शन के कारण क्या होता है कि जो बैक प्रेशर जनरेट होता है तो वो जो यूरिया है हमारा जो फ़िल्टर हुआ है किडनी से नॉर्मल नीचे यूरेटर और ब्लैडर में, वो वापस हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। तो बैक प्रेशर को इंडिकेट करता है। अगर दोनों का लेवल बढ़ रहा है लेकिन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिन के कंपेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, देखिए बहुत माइनर चीज़ है इसको समझने की, इन रेशो का इम्पॉर्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जो हर लैब वाले परफॉर्म करते हैं और जो हर नॉर्मल पर्सन को भी पता होता है, वो होता है सीरम क्रिएटिन। सीरम क्रिएटिन क्या होता है? क्रिएटिन जो होता है स्पेसिफिक है, ज़्यादा स्पेसिफिक है और सेंसिटिव है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन से। क्योंकि ये इफ़ेक्ट नहीं करता है कि हम लोग कौन सी डाइट ले रहे हैं और हमारा प्रोटीन कैटाबॉलिज्म कैसा है, लेकिन इसका सिर्फ एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि ये थोड़े से अमाउंट में हमारे ट्यूब्यूल्स पीसीटी और डीसीटी से भी जनरेट होता है, इसलिए जो नॉर्मल वैल्यू आती है वो थोड़ी सी फॉल्सली एलिवेटेड आती है। ठीक है, तो सीरम क्रिएटिन सेंसिटिव है लेकिन
अर्ली रीनल फेलियर को इंडिकेट नहीं करता। देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि 1 से 2 अगर क्रिएटिन वैल्यू आती है मिलीग्राम पर डेसीलीटर, अगर 1 से बढ़ता है तो ऑलरेडी 50% लॉस्ट होता है रीनल फेलियर, ठीक है, रीनल फंक्शन का लॉस्ट हो जाता है। तो ये इंडिकेट, अगर ये अर्ली इंडिकेटर नहीं है कि किडनी जो अर्ली स्टेज में डैमेज होती है वो क्रिएटिन पे रिलायबल नहीं है रिपोर्ट्स। ये एज वाइज क्रिएटिन का लेवल है नॉर्मल एडल्ट में अप टू 1 या फिर 1.1 तक नॉर्मल रहता है क्रिएटिन, ठीक है। मेथड क्या एस्टिमेशन की, जैफ मेथड बोलते हैं। इसमें अल्कलाइन पिक्रेट जो होता है वो लेते हैं, अल्कलाइन पिक्रेट क्रिएटिन से रिएक्ट करता है और येलो रेड कलर फॉर्म होता है, और ये कैलोरीमेट्री मेथड होती है। तो 485 नैनोमीटर पे ये फ्रिक्वेंसी होती है, इस पे उसका कलर जो प्रोड्यूस होता है येलो रेड कलर, उसको मेजर करते हैं। तो ठीक है नॉर्मली, और इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी आता है कि कुछ सब्सटेंस होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन सी, कुछ ड्रग्स होते हैं सेफेलोस्पोरिन, ये इनको बोलते हैं नॉन क्रिएटिन क्रोमोजन, यानी कि ये जो रिएक्शन होता है इसमें ये भी येलो कलर प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए जो ट्रू वैल्यू आती है हमारी क्रिएटिन की, उससे हमारी बॉडी का क्रिएटिन 0.2 to 0.4 कम होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ये प्रोटीन, ग्लूकोज ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। इसके कारण जो एक्चुअल वैल्यू है वो उसमें से 0.2 to 0.4 हम लोग माइनस करती है क्रिएटिन का। जनरली ये जो मशीन्स कैलिब्रेटेड करते हैं उसमें ये वैल्यू ऑलरेडी सेट होती है, ठीक है। तो नॉर्मल रेंज क्या है, मेल का 0.7 to 1.3 और फीमेल का क्या है 0.6 to 1.1। सीरम क्रिएटिन बढ़ने के कॉजेस जो है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए, प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट को कैसे मेजर करते हैं। मैंने बताया कि क्या क्या होता है कि उसमें से ग्लूकोज, अमोनिया, प्रोटीन, ये सब सोडियम वगैरह रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो अगर वो यूरिन में आ रहा है तो इसका मीनिंग ये सीधा सीधा इंडिकेट करता है कि हमारा पीसीटी जो होता है प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल फंक्शन नहीं कर रहा है। ग्लाइकोसूरिया यानी ग्लूकोज का प्रेजेंट होना, अमीनो एसिड यूरिया यानी अमीनो एसिड का प्रेजेंट होना, लो मॉलिकुलर वेट प्रोटीन्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो बीटा-2 माइक्रोग्लोबुलिन्स, जो भी लो मॉलिकुलर वेट प्रोटीन्स होते हैं वो ट्यूबुल से रीएब्जॉर्ब होते हैं। अगर वो यूरिन में आ रहे हैं यानी ट्यूबुल से रीएब्जॉर्ब नहीं है। हाई मॉलिकुलर वेट कौन से होते हैं, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, जो कहाँ से आते हैं, ग्लोमरुलस से। तो वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो होता है जिसमें कि ग्लोमरुलस को डैमेज होता है, वो वहाँ से हाई मॉलिकुलर वेट आते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सोडियम का भी रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो एक दो चीज़ समझिए, अगर ट्यूबुलर डैमेज हो गया हमारा पीसीटी तो उसको बोलते हैं ट्यूबुलर नेक्रोसिस। तो हमारा सोडियम रीएब्जॉर्ब नहीं होगा, इसलिए हमारा सोडियम यूरिन में ज़्यादा मिलेगा, मोर देन 20 मिली इक्विवेलेंट। और अगर प्री रीनल कॉजेस रहा तो सोडियम कम मिलेगा, 20 से कम। वैसे ही फ्रैक्शन एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम भी मेजर करते हैं फार्मूले से, जिसमें प्री रीनल फेलियर में कम होगा और रीनल फेलियर में ट्यूबुलर नेक्रोसिस में ज़्यादा होगा। सेम कंसेप्ट है। अब नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ डिस्टल ट्यूबुलर फंक्शन, जो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट होती है। मैंने बताया कि यूरिन ऑस्मोलरिटी और ग्रेविटी मेंटेन करते हैं, इसलिए हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करते हैं, और दूसरा यूरिन ऑस्मोलरिटी मेजर करते हैं। यूरिन ऑस्मोलरिटी मिली ऑस्मोलर पर केजी ऑफ वाटर के हिसाब से देते हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट टेस्ट है वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट। वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट में क्या होता है कि जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, हम डिप्राई यानी पेशेंट को वाटर नहीं देते हैं। वाटर नहीं देने के कारण हम लोग उसको वाटर का इंटेक नहीं देते हैं। वाटर इंटेक नहीं देने के कारण अगर उसके डीसीटी नॉर्मल फंक्शन कर रहा होगा तो उसका यूरिन जो है, यूरिन की ऑस्मोलरिटी बढ़ जाएंगी, क्योंकि उसमें से वाटर हमारी बॉडी कंजर्व कर लेंगी, हमारा डीसीटी वाटर रोक लेगा वहाँ पे। लेकिन अगर वाटर डिप्रीवेशन के बाद भी ऑस्मोलरिटी नहीं बढ़ रही है, ऑस्मोलरिटी डिक्रीज़ ही हो रही है, तो उसकी डीसीटी डैमेज हो चुकी है, ठीक है। ये सारी रेफरेंस रेंज है हर चीज़ की, आप लोग देख सकते हो। इनुलिन क्लियरेंस, क्रिएटिन क्लियरेंस, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, सीरम क्रिएटिन और इनका रेशियो, और जो क्रिटिकल वैल्यू एक मेडिकल टर्म में क्रिएटिन को मोर देन 5 और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन मोर देन 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, ठीक है। अगर आप लोग